माँ के बिना मायका वर्सेस सास के होते हुए ससुराल। लोग सच ही कहते हैं कि माँ के बिना मायका बिना पतवार की नाव जैसा होता है, जहाँ जिंदगी सिर्फ घिसटती है, चलती नहीं। 18 साल की नंदिनी के लिए उसका अपना घर किसी नरक से कम नहीं था, जहाँ हर सुबह की शुरुआत लातों और गालियों से होती थी। घर के आंगन में बर्तनों का बड़ा सा ढेर रखा था। नंदिनी जमीन पर बैठी है, तभी पीछे से अत्याचारी जी आकर उसकी कमर पर जोर से लात मारती हैं। नंदिनी बर्तनों के ढेर पर गिरती है। ओए महारानी, जमीन पर पड़ी पड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? खड़ी खड़ी खाकर भैंस होती जा रही है। तुझे शर्म नाम की चीज है कि नहीं? चुपचाप उठ और ये सारे बर्तन मांज। मम्मी जी, इस कामचोर को मुंह मत लगाओ, सीधा डंडा उठाओ। जब देखो तब इसका रोना चालू रहता है। घर का सारा राशन तो यही डकार जाती है और काम के नाम पर मौत आ जाती है इसे। सुन ले री लाली, बर्तन मांजने के बाद छत पर कपड़ों का पूरा पोटला पड़ा है, उसे धोकर सुखा के आइयो, वरना ध्यान रखियो, आज तो पक्का तुझे भूखा मार दूंगी, एक दाना भी हलक से नीचे नहीं उतरने दूंगी। वेट अ सेकेंड, एक ऐप है जिसका नाम है फ्रेंड, जहाँ पर हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बना के उनके साथ चैट, वॉइस चैट, ग्रुप चैट, वीडियो कॉल और गेम्स भी खेल सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन गिफ्ट्स को रियल मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंशन की तो वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी को। और हाँ, इसमें वॉइस वेरिफिकेशन भी है। तो वेट किस बात का कर रहे हो? अरे नहीं नहीं आंटी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने मुझे कल रात भी खाने को नहीं दिया था। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। भाभी, समझाओ ना अपनी मम्मी को। मैं क्या सारा काम नहीं करती? अपनी मम्मी को क्या समझाऊं मैं, और क्यों समझाऊं? तेरी सगी माँ तो है नहीं जो तुझे पता हो कि माँ क्या होती है और लाड प्यार क्या होता है। चुपचाप उठ और वो कर जो मेरी माँ कह रही है, वरना आज खाल खिंच जाएगी तेरी। मुफ्त की रोटियां तोड़ना सबको अच्छा लगता है, पर काम के नाम पर नानी याद आ जाती है। नंदिनी रोते हुए कांपते हाथों से जमीन से एक बड़ा पतीला उठाती है और उसकी आंखों से आंसू बर्तन में गिरते हैं। खा खाकर बहस होती जा रही है, शर्म नहीं है? उठ और ये सारे बर्तन मांज। आंटी, बहुत जोर से भूख लगी है। कल रात से भूखी हूँ, पेट में भी बहुत दर्द है। बर्तन मांजने के बाद कपड़े धोकर छत पर सुखा दियो, वरना आज रोटी भूल जा। अभी समझाओ ना अपनी मम्मी को, मैं भूख से मर जाऊंगी। क्या समझाओ अपनी माँ को? तेरी सगी माँ तो है नहीं जो लाड करेगी। तू तो हमारी छाती पर मूंग दलने बैठी है। चुपचाप काम कर, वरना आज पक्का भूखा रखूंगी। भाभी और माँ हंसती हुई चली जाती हैं। नंदिनी रोते रोते बर्तन मांजने लगती है। माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो कोई मुझ पर ऐसे अत्याचार नहीं कर पाता। वही अभी इनके आगे अंधे हो गए हैं। नंदिनी 2 घंटे में एक एक करके सारे बर्तन साफ करती है। तभी अत्याचारी जी वापस आती हैं और साफ बर्तनों की टोकरी को पैर से मारकर बिखेर देती हैं। फिर टब से पानी का मग भरकर नंदिनी के मुंह पर फेंकती हैं। आंटी जी, ये क्या किया? अभी तो साफ किया था। क्या खाक साफ किया था? सब में साबुन लगा है। तेरी माँ ने मरने से पहले कुछ सिखाया नहीं? दोबारा घिसे से। नंदिनी रोते हुए फिर बैठ जाती है। काम खत्म करके जैसे ही वो पसीना पोंछती है, भाभी अंदर से कपड़ों का भारी पोटला उसके मुंह पर फेंकती हैं। हे भगवान, भाभी चोट लग जाएगी मेरे। बड़ी आई कांच की गुड़िया, चुपचाप धूप जाने से पहले कपड़े धो, वरना मार मार कर खालू देर दूंगी। भाभी चली जाती है। नंदिनी कपड़ों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखती है। भगवान कैसा परिवार दे दिया। सही कहती है, माँ के बिना मायका हो सकता है। मुझे मौत आ जाए तो अच्छा है। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? दोपहर की चिलचिलाती धूप है। नंदिनी कपड़ों की भारी बाल्टी उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उसके पैर नंगे हैं। भाभी, धूप बहुत तेज है, पैर जल रहे हैं। मेरी चप्पल तो दे दो। चप्पल चाहिए महारानी को? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चुपचाप बिना चप्पल के ऊपर जा। लात लगते ही नंदिनी सीढ़ियों पर गिरती है और उसका माथा जोर से दीवार से टकराता है। माथे पर बड़ा सा नील उभर आता है। नंदिनी रोते हुए तपते पैरों से छत पर कपड़े सुखाती है। वापस उतरते समय उसे भयंकर चक्कर आता है और वो सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। नंदिनी छोटी बच्ची बनी है और उसकी असली माँ सावित्री उसके माथे के जख्म पर प्यार से मरहम लगा रही है और उसे अपने हाथ से खाना खिला रही है। माँ, आप आ गई। माँ, मुझे पता था, मुझे पक्का पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे इस नरक में अकेला नहीं छोड़ोगी। सपने में नंदिनी अपनी माँ की गोद में सिर रख देती है।
माँ देखो ना, आपके बिना मेरा मायका कैसा हो गया है। भैया भाभी मुझे बहुत मारते हैं माँ। मेरी माँ के बिना मेरा मायका नरक बन गया है माँ, मुझे अपने पास बुला लो। अचानक अत्याचारी जी आती हैं और सीढ़ियों पर लेटी नंदिनी को जोर से लात मार देती हैं। नंदिनी लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरती है। तभी भाई ढोलक प्रसाद बाहर से आता है। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? मेरी बहन को लात मार दी। अरे दमाजी, मैं तो इसे बचा रही थी, ये चक्कर खाकर गिर रही थी। देखो मेरा भी पैर फिसलते फिसलते बचा। हे भगवान, लाली ये क्या हरकत है तेरी? खुद गिर जाती है और इल्जाम मेरी बूढ़ी माँ पर लगाती है। हमें बदनाम करना चाहती है। लाली, तुझे शर्म नहीं आती? भाभी और मम्मी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू उन्हीं को दोषी ठहरा रही है। जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई गुस्से में पैर पटकता हुआ अंदर चला जाता है। भाभी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाती हैं। अत्याचारी जी नंदिनी का कान जोर से मरोड़ती हैं। क्यों री, भाई से हमारी चुगली करेगी? चलो रसोई में जा और आज 4 तरह की सब्जी और 2 रायता बना कर लेकर आ, जल्दी कर। आंटी जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत चक्कर आ रहे हैं। रोटियां चाहिए कमजोर को? हाँ, ये बासी रोटी खा और काम पर लग जा। ताजा खाना खाना है तो जा अपनी मरी हुई माँ से बनवा ले। रसोई में बहुत गर्मी है। नंदिनी के चेहरे पर पसीना बह रहा है। एक हाथ से वो अपना सूजा हुआ माथा दबाती है और दूसरे हाथ से भारी कढ़ाई चढ़ा रही है। नंदिनी चूल्हे के पास खड़ी रोटी बेल रही है। तभी अत्याचारी जी पीछे से आती हैं। आंटी जी इतनी गर्मी में चूल्हे की आंच में मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे पानी दे दो प्लीज। ओए महारानी, हाथ चला, जुबान नहीं। बड़ी आई पानी मांगने वाली। जब तक पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर सज नहीं जाता, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और सुन, अचार, चटनी और पापड़ भी साथ में तैयार होने चाहिए। मेरे भाई लोग आने वाले हैं। अगर खाने में एक भी कमी रही ना तो इसी चूल्हे में तेरा मुंह झोंक दूंगी। नंदिनी रोते रोते जमीन पर पड़ी वहीं बासी रोटी का टुकड़ा उठाती है जो भाभी ने उसके मुंह पर फेंका था। वो पानी के बिना सूखी रोटी चबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके गले में अटक जाती है और वो खांसने लगती है। माँ देख रही हो ना, तुम्हारी बेटी आज जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही है। सूखी बासी रोटी भी मुझे रो रो कर खानी पड़ रही है। लोग सही कहते हैं, माँ के बिना मायका कसाई खाना बन जाता है। शाम ढली तो नंदिनी कुछ पल की खुली हवा के लिए दरवाजे पर आई। उसकी सहेलियां मोहिनी, काजल, प्रियंका नए कपड़े, सैंडल और रंग बिरंगी चूड़ियां पहने हंसती हुई वहां से गुजरती हैं। देख मेरी नई सैंडल कितनी धांसू है ना। पता है मेरी मम्मी अभी दिल्ली गई थी, वहाँ अक्षरधाम मंदिर के पास वाले बाजार से खास मेरे लिए चुनकर लाई है। और ये देख आजकल इंटरनेट पर जो वायरल हो रही है ना, कश्मीरी चूड़ियाँ, मेरी मम्मी ने कितनी सुंदर मल्टी कलर की चूड़ियाँ ला कर दी है मुझे। तूने मेरी चोटी देखी, कितनी सुंदर फ्रेंच बीड्स बनी है ना। हाँ प्रियंका, चोटी तो वाकई बहुत सुंदर है। किसने बनाई इतनी प्रिटी चोटी? अरे मेरी मम्मी ने बनाई। मेरी मम्मी रोज सुबह कॉलेज जाने से पहले मेरे बालों में तेल लगाकर इतनी सुंदर चोटियाँ बनाती है। तेरी मम्मी भी तो बचपन में ऐसी ही बनाती होगी। सहेलियों की बात सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसुओं का सैलाब आ जाता है। हाँ, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो रोज मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। अपने हाथों से सिली हुई फ्रॉक पहनाती थी, पार्क में झूला झुलाने ले जाती थी। लेकिन जब से वो गई है सब खत्म हो गया। The difference between watching it happen and shaping it comes down to how you हो गई है, सब खत्म हो गया। तेरे माथे पर ये कैसा नीला पड़ा है? ये इतनी बड़ी घुमड़ी कैसे हुई है? क्या हुआ? भाभी ने फिर? बहनों, माँ के बिना कोई मायका नहीं होता। चाहे कोई कितना भी अपना होने का दावा करे, माँ के बिना हर रिश्ता पराया और बेरहम हो जाता है। दोस्तों, नंदिनी ने मायके का वो नरक देख लिया जहां माँ के जाते ही भाई पराया हो गया और भाभी जल्लाद बन गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि माँ के बिना मायका वाकई नरक जैसा हो जाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन नंदिनी भारी भरकम बाल्टियां लेकर हैंडपंप से पानी भरने आई है। पड़ोस की 3 औरतें काली, कलूटी, केजरी कानापूसी कर रही हैं। नंदिनी उनकी बातें सुनकर रोने लगती है। अरे कलूटी, देख जरा इस नंदिनी को, बिन माँ की बच्ची पर कितना जुल्म ढाती है। वो नौटंकी और उसकी डायन माँ, बेचारी का शरीर सूख के काटा हो गया है। हाँ बहन काली, सही कह रही हो। इस ढोलक प्रसाद को तो अपनी बीवी के आगे कुछ सूझता ही नहीं। आंखों पर पट्टी बंदी है उसकी। अपनी सगी बहन का ये हाल देख के भी अंधा बना रहता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। इस बेचारी की जिंदगी तो इन लोगों ने बंधुआ मजदूर जैसी बना दी है। पता नहीं इस बेचारी की तकदीर में और क्या क्या देखना लिखा है। दुनिया थू थू कर रही है मेरे इस मायके पर।
पर मेरे अपने भैया को मेरा दर्द नहीं दिखता। हे भगवान, इस जिल्लत की जिंदगी से मुझे उठा ही ले। नंदिनी रोती हुई पानी लेकर आ जाती है और अपने कमरे में जाती है। कमरा बेहद छोटा, गंदा और कबाड़ से भरा है। दीवारों पर जाले लगे हैं और जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। वहां ना कोई पंखा है, ना कूलर है। खिड़की भी टूटी हुई है जहां से गर्म लू अंदर आ रही है। नंदिनी फटे कपड़ों में जमीन पर बैठी पसीने से तरबतर हो रही है और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा है। तभी बाहर से भाई ढोलक प्रसाद की आवाज आती है। अरे भगवान, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पर बाहर जा रहा हूँ, पर ये लाली कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। अरे अजी, वो तो घोड़े बेचकर सो रही होगी। आजकल की लड़कियां बस आराम फरमाना जानती है। आप उसकी चिंता छोड़ो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। ढोलक प्रसाद को तसल्ली नहीं होती। वो नंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उस कमरे में ऐशो आराम से बेड पर अत्याचारी जी लेटी हुई हैं, ढोलक को आता देखकर। अरे दामाद जी, आप आ गए। देखिए ना, मैं तो बूढ़ी हड्डी हो गई हूँ। मैं जमीन पर सो जाती हूँ और लाली बिटिया को पलंग पर सुला देती हूँ, पर वो लड़की सुनती का है। कहती है कि उसे तो अकेले बड़े कमरे में ही सोना है। मम्मी जी, आप जमीन पर सो रही हैं और वो लड़की पलंग तोड़ रही है। कितनी बदतमीज और स्वार्थी हो गई है वो। आप बुजुर्ग हैं, आप पलंग पर सोइए, मैं अभी आता हूँ तो उसकी खबर लेता हूँ। अरे छोड़िए ना जी, वो वैसे भी रो रो कर घर सिर पर उठा लेगी। आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप निकलिए, मैं देख लूंगी उसे। ठीक है, बिजनेस के चक्कर में मुझे वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती और ये लड़की घर में सबको परेशान करके रखा है। ध्यान रखना है इसका। भाई के जाते ही नौटंकी और उसकी माँ कुठरिया का दरवाजा खोलती है। भाभी प्लीज थोड़ा पानी दे दो, इस कोठरी में कीड़े घूम रहे हैं। तब गुट रहा है मेरा, थोड़ा सा पानी। पानी चाहिए महारानी को? जो लड़की मेरी बूढ़ी माँ को दामाद के सामने बदनाम करने की साजिश रचती है, उसे पानी तो क्या मैं थूक भी ना दूं। और सुन, भाई 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है। अब इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। नौटंकी रसोई से 2 दिन पुरानी सूखी और काली पड़ी बासी रोटी लाती है और नंदिनी के चेहरे पर दे मारती है। ये ले, खा और चुपचाप कोने में पड़ी रहे। माँ देख रही हो ना, भैया को इन दोनों की मक्कारी नहीं दिखती। आपकी बेटी इस तपती कोठरी में बिना पानी के घुट घुट मर रही है। माँ के बिना सचमुच माई का कसाई खाना बन जाता है। नंदिनी के रात दिन ऐसे ही गुजर रही थी और कुछ दिन बाद रात में ढोलक प्रसाद बेड पर बैठा कुछ काम कर रहा है। नौटंकी उसके पैर दबाने का नाटक कर रही है और अत्याचारी जी कुर्सी पर बैठी है। अजी सुनते हो? मैं कह रही थी कि वो जो लाली है ना, अब पूरे 18 वर्ष की हो गई है। क्यों ना हम उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा दें? शादी? पर भाग्यवान, अभी तो वो बहुत छोटी है और अभी तो मैंने उसके लिए कोई पैसे भी जोड़ कर नहीं रखे हैं। इतनी जल्दी क्या है? अरे दामाद जी, तुम क्या जानो आजकल का जमाना कितना खराब है। सही समय पर लड़की अपने ससुराल चली जाए, अपने घर की हो जाए तो ही अच्छा रहता है। वरना क्या मम्मी जी, साफ साफ कहिए। वरना क्या, तुम तो दिन भर अपने बिजनेस और काम के चक्कर में बाहर चले जाते हो। पीछे से हमें पता है कि हम इस लड़की को कैसे कैसे संभालते हैं। दिन भर बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है, छत पर जाकर सहेलियों से बतलाती है। जमाने की लड़के आवारा घूमते हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो बदनामी हमारी होगी ना। हाँ ढोलक बेटा, जैसे मेरे लिए ये मेरी बेटी नौटंकी है, वैसे ही वो लाली भी मेरी बेटी जैसी है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही सलाह दे रही हूँ कि अपनी बला को जल्दी टालो। आप लोग सही कह रहे हैं। लाली की हरकतें वैसे भी मुझे ठीक नहीं लगती। अरे दामाद जी, इसलिए ही तो कह रही हूँ कि मौका बहुत अच्छा है। हमारे ही दूर के एक रिश्तेदार हैं जो शहर के सबसे बड़े रईस राजा के यहाँ काम करते हैं। उन्होंने बताया कि राजा जी का इकलौता बेटा प्रिंस 20 साल का हो गया है। इतने बड़े अमीर लोग वो हमारी लाली से रिश्ता क्यों करेंगे मम्मी जी? कुछ तो गड़बड़ है। अजी कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ दामाद जी, और सबसे बड़ी बात, राजा जी की पत्नी रानी देवी को ऐसी बहू चाहिए जिसे वो अपनी बेटी की तरह पाल सके। वो लोग 1 रुपया भी दहेज नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, बिना दहेज के इतने बड़े घर में रिश्ता, और लड़की भी बिन माँ की ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिना दहेज के ऐसा रईस खानदान दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने लड़के वालों को लाली की फोटो भेज दी है, वो लोग भी तैयार है। फिर तो बात बिल्कुल पक्की है।
जब वो लोग खुद अपना बिना दहेज के शादी के लिए तैयार हैं और उन्हें सीधे स्वभाव की लड़की चाहिए, तो लाली के लिए इससे बेहतर किस्मत नहीं हो सकती। मम्मी जी, आप लड़के वालों को बोल दीजिए कि शादी की तारीख पक्की करें। नंदिनी की शादी पक्की हो जाती है। उसके घर के बाहर शादी का शामियाना सज रहा है। हलवाई बड़ी कढ़ाई में मिठाई बना रहे हैं। नंदिनी दरवाजे की ओट में फटे पुराने कपड़ों में खड़ी, आंखों में आंसू लिए यह सब देख रही है। गली के मोड़ पर खड़ी काली और कलूटी कानाफूसी कर रही हैं। इस बिन माँ की बच्ची लाली की शादी तय कर दी इसके भाई ने। 18 के होते ही सिर से बोझ उतार रहा है। चलो बहन काली, जो भी हुआ एक तरफ से अच्छा ही हुआ। कम से कम इस लाली को अपनी इस कसाई भाभी और अत्याचारी बुढ़िया के नरक जैसे मायके से हमेशा के लिए मुक्ति तो मिल जाएगी, वरना ये दोनों डायन मिलकर इस लड़की को तिल तिल करके मार ही डालती। नंदिनी अपनी उसी अंधेरी कोठरी में बैठी है जहां जमीन पर उसकी शादी का लाल जोड़ा रखा है। उसकी सहेलियां उसके पास बैठी हैं। लाली अब रोना बंद कर बहन, अब तो तेरी किस्मत चमकने वाली है। अब तो तुझे इस कोठरी, बासी रोटी और गालियों से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। हाँ लाली, और वैसे भी जमाने की हर सास बुरी नहीं होती। कुछ सास तो बहू को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा लाड करती है, बिल्कुल एक माँ के रूप में। अरे काजल, बंद कर अपनी ये झूठी कहानियां। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? जमाने की कड़वी असलियत भूल गई है क्या? बहन लाली, मेरी एक बात हमेशा गार्ड बांध कर रखना कि सास तो चून की भी बुरी होती है। कोई भी सास दुनिया में कभी किसी की सगी माँ नहीं बन सकती। जब तुझे मेरे अपने सगे मायके में अपने सगे खून भाई के होते हुए माँ का साया नहीं मिला, तो पराये ससुराल में कोई सास तुझे माँ कैसे बना लेगी? हाँ, अपनी कमर कस ले, वहां भी कोई ना कोई अत्याचारी ही मिलेगी। माँ, आपके बिना मेरा मायका तो नरक ही बन गया था, लेकिन लोग कहते हैं कि ससुराल तो सास से होता है। अगर मेरी सास भी भाभी या आंटी जैसी जालिम निकली तो मेरी बच्ची कुछ जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। भगवान मेरी रक्षा करना। नंदिनी की शादी प्रिंस से हो जाती है। वो विदा होकर अपने ससुराल आती है। ससुराल का बंगला बहुत ही शानदार सजा है। नंदिनी का घूंघट निकला है, लेकिन डर के मारे उसके पैर और हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं। गेट पर मोहल्ले की 3 औरतें चुगली, कलेशी, घासलेटी सज धज कर खड़ी हैं और नंदिनी को घूरते हुए जहरीले ताने कस रही हैं। अरे कलेशी, देख जरा राजा जी की बहू को, कितनी दुबली पतली सूखी लकड़ी जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे बचपन में पोलियो या निमोनिया हो गया था। हाँ बहन जूली, एक हाड़ का ढांचा उठा कर ले आए हैं। इतने बड़े रईस लोग, खानदान इतना बड़ा, और बहू देखो तो सूखा पापड़। अरे बिन माँ की लड़की है ना, मायके वालों ने ठीक से खाने को भी नहीं दिया होगा, बस काम करवा करवा कर निचोड़ दिया बेचारी को। नंदिनी घूंघट के पीछे रोने लगती है और उसके आंसू जमीन पर टपकते हैं। तभी सास रानी देवी आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती हैं और पड़ोसियों की बात सुन लेती हैं। अरे ओ विमला की अम्मी, जरा अपनी जुबान को लगाम दो। बचपन में सब लड़कियां ऐसी ही दुबली होती हैं, और मेरी बहू की उम्र ही क्या है अभी? हाँ, सिर्फ 18 साल की बच्ची है वो। अरे रानी बहन, हम तो बस ऐसे ही, घी का घड़ा जरा गिरेगा वहीं चिकनाई लाएगा। मेरी बहू अब इस रईस घर की लक्ष्मी बनकर आई है, हमारे लाड प्यार में रहेगी, अच्छे घर का खाएगी पिएगी, तो देखना कुछ ही दिनों में जैसी फूलकर कुप्पा हो जाएगी। तुम लोग अपनी फिक्र करो, मेरी बहू की नहीं। चलो ऑटो रास्ते से। सास रानी देवी मुस्कुराते हुए नंदिनी के सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखती है। नंदिनी के लिए ये ममता का स्पर्श एकदम नया है, क्योंकि मायके में उसे सिर्फ लाते और चांटे मिले थे। वो चौंक जाती है। चल मेरी बच्ची, इस दाहिने पैर से चावल के कलश को धीरे से गिरा और इस घर की बेटी बनकर अंदर कदम रख। हे भगवान, ये माँ जी तो बहुत अच्छी से बातें कर रही है, पर कहीं सब ये दिखावा तो नहीं है। अरे बेटा, क्या हुआ? गृह प्रवेश के वक्त आंखों में आंसू, रोते नहीं है मेरी बच्ची। क्या हुआ तुम्हें? अपने मायके की याद आ रही है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर चुप हो जाओ। भले ही मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन चिंता मत करो, इस सास के होते हुए तुम्हें ससुराल में कभी अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सासू माँ के जाने के बाद नंदिनी कमरे में अकेली बैठी दूध का गिलास हाथ में लिए सोचने लगी कि क्या सचमुच कोई सास इतनी अच्छी हो सकती है। तभी उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैर गईं। छोटी नंदिनी अपनी माँ सावित्री की लाल रंग की गोटा पट्टी वाली चुन्नी ओढ़े, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई शीशे के सामने मटक मटक कर डांस कर रही है। माँ सावित्री पीछे खड़ी होकर ताली बजा रही हैं और हंस रही हैं। माँ देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दुल्हन लग रही हूँ ना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी में तुम मुझे खूब सुंदर ड्रेसेस दिलाना। माँ, तुम तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। तुमने मेरी शादी की कितने सपने देखे थे। मायके में तो भाभी ने मुझे पाने के लिए भी तड़पाया,
लेकिन आज सासू माँ को देखकर ऐसा लगा जैसे तुम वापस आ गई। मायके के खौफ और टॉर्चर की आदत ने नंदिनी को सोने नहीं दिया। सुबह के 4 बजते ही वो रसोई में आकर बर्तनों और सिंक को साफ करने लगी। तभी बर्तनों की खटर पटर सुनकर सास रानी देवी वहां आ पहुंची। अरे ये खटर पटर कैसी? बहू ये तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह 4 बजे ये बर्तनों का ढेर क्यों लगा रखा है? अरे मम्मी जी, मैं काम कर रही थी, मुझसे कोई देर नहीं हुई। प्लीज मुझे मारना मत मम्मी जी, मुझे भूखा मत रखना, मैं सारा काम कर दूंगी। छोड़ो ये पतीला पहले। अरे बेटा तुम्हें कौन मारेगा और क्यों मारेगा? होश में तो हो तुम? हमारे घर में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर ये कालिक मलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो मेरे कमरे में। सासू माँ तो बस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस आलीशान बंगले की मुख्य नौकरानी पनौती असल में नंदिनी के मायके के मोहल्ले की ही रहने वाली थी और नौटंकी भाभी की दूर की रिश्तेदार थी। पनौती नौकरानी रसोई में पैर फैलाकर बैठती है और नंदिनी को उंगली दिखाकर डराती है। अरे ओ छोटी बहू, जरा इधर आओ। हमारे मोहल्ले की पनौती हूँ मैं, तुम्हारी नौटंकी भाभी की रिश्तेदार। मुझे तुम्हारी पीहर की एक खबर है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम पर कितना अत्याचार करते थे, कैसे तुम्हें कोठरी में भूखा रखते थे। पनौती जी प्लीज धीरे धीरे बोलिए। तो सुन लो, अगर चाहती हो कि तुम्हारी सासू माँ के सामने तुम्हारा ये डंका बजते रहे और उन्हें जिल्लत का पता न चले, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस कड़कड़ाती गर्मी में बर्तन और कपड़े तुम धोगी, वरना 1 मिनट में तुम्हारी सासू माँ को सब बता दूंगी। नहीं पनौती जी, हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी को कुछ मत बताना, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं सारा काम कर दूंगी। दोस्तों, नंदिनी की सास तो माँ जैसी मिली, लेकिन चालाक नौकरानी पनौती ने उसके मायके के अतीत का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या नंदिनी को सासू माँ को सच बता देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। पहली रसोई की रस्म में नंदिनी ने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया। ससुर जी और प्रिंस ने उंगलियां चाट कर तारीफ की। वाह बहू, खाना तो बहुत लाजवाब है। आज तुम्हारी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोज रोज इन दोनों मर्दों की आदत बिगाड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो? चुप रहो तुम। मैंने अपने बेटे और पति दोनों को घर का काम करना सिखाया है। हमारे घर में सब बारी बारी से काम करते हैं। पूरे 20 बरस लग गए मुझे अपने बेटे को सुधारने में और लाइन में लाने में। बहू, तुम रोज खाना बनाकर इनकी आदतें मत बिगाड़ना। अरे माँ, क्या अभी से नई बहू के सामने मेरी धोती खोलने में लगी हुई हो? अभी उसे एडजस्ट तो हो जाने दो। नंदिनी ये सुनकर पहली बार घूंघट के पीछे थोड़ा मुस्कुरा देती है। शाम को नंदिनी भारी भरकम साड़ी पहनकर ऊपर से नीचे तक गहनों से लदकर सीढ़ियों से उतरी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना तो। हे भगवान, कहीं मैंने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अरे तुम कोई साड़ी का शोरूम हो या चलती फिरती गहनों की दुकान? ये क्या इतने सारे जेवर के गहने लाद रखे हैं तुमने? इतनी भारी साड़ी पहनकर तो मैं किसी की शादी में भी नहीं जाती। क्यों मम्मी जी, बहुएं तो ऐसी ही। दत्त तेरे की, कान वन खराब है क्या तुम्हारे? मेरा कितना मन था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसे सुंदर सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस पहनवाऊंगी, अच्छे हेयर स्टाइल करूंगी, पर भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, दे दिया एक कमबख्त बेटा। अब इसकी चोटी बनाकर थोड़ी ना घूमूंगी। जाओ वार्डरोब खोलो और मैंने तुम्हारे लिए वेस्टर्न कपड़े मंगा रखे हैं। जीन्स टॉप, स्कर्ट और लोअर टी शर्ट पहनो और कंफर्टेबल हो जाओ। जाओ जल्दी। नंदिनी हिचकिचाते हुए कमरे से लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। तभी ससुर राजा जी आ जाते हैं। अरे वाह, अब लग रही है ना हमारी बहू बिल्कुल हमारी अपनी बेटी। बेटा, इस सास के होते हुए ससुराल में किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी मोहल्ले की चुगली और कलेशी मुंह दिखाई के लिए आधम की बहू को लोअर टी शर्ट में देखकर उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। हे भगवान रानी बहन, ये कौन है? ये तुम्हारी नई बहू है या घर का कोई लड़का? सारे नियम शर्म उठा के ताक पर रख दिए हैं क्या? हाँ तो मेरी बहू है और कौन है? तुम यहाँ मुंह दिखाई का तोहफा देने आई हो या मेरी बहू के कपड़े देखने आई हो? अरे बहन, ऐसी बिना माँ की बहू लाओगे तो वो सर पर तो नाचेगी ना। हाँ तो सर पर नाचेगी तो मेरे ही सर पर नाचेगी। कम से कम मेरी बहू को नाचना तो आता है, तुम्हारी बहू को तो वो भी नहीं आता। तुम लोगों से मूड मारना ही बेकार है। फटाफट अपने अपने तोहफे दो और चलो यहाँ से, रास्ता ना। औरतों के जाने के बाद सास की नंद यानी नागिन बुआ घर आई। दोपहर का समय था और नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी। अरे चिच्ची, तुम्हारी महारानी बहू कहाँ है? दोपहर के समय भी सो रही है? बहू का दोपहर में सोना अच्छी बात नहीं होती, लक्षण खराब होते हैं। अच्छा जीजी, तो तुम कैसे सो लेती हो? मुझे अच्छे से याद है, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी हम दोनों ननद भाभी दिन में 4-4 घंटे पैर पसार कर सोते थे, तब तुम्हें ये लक्षण याद नहीं आए? आज बहू के टाइम पे ज्ञान बांट रही हो।
अरे वो जमाना दूसरा था, जमाना बदल गया है ननद जी, तुम भी बदल जाओ। हमारी सासों ने हम पर जो ताने कसे उसका दुख हमें आज भी है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को इस सास के होते हुए कोई तकलीफ हो। अपनी पुरानी सोच अपने घर रखना। शादी को 1 महीना बीत चुका था। प्रिंस सोफे पर बैठा था, तभी रानी देवी ने उसके सामने कॉलेज का फॉर्म पटक दिया। मम्मी, ये का कॉलेज और कोचिंग का एडमिशन? शादी के बाद लड़की पढ़ेगी तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? क्यों रे कलेक्टर, तुझे पढ़ाया लिखाया तब तो तू हम पर हुक्म चला रहा है। उसे पढ़ने का शौक है, वो आगे पढ़ेगी। चुपचाप अपना ये सास बना छोड़। ये लुगाइयों में कम सास है, मर्दों में ज्यादा सास बन रहा है। अपनी बीवी का एडमिशन करवा, उसे रोज छोड़ कर आना और लेकर आना तेरी ड्यूटी है। नंदिनी की सास उसे बेटी बनाकर रखती थी और उसके लिए अपने परिवार के लोगों से भी भिड़ जाती थी, लेकिन जब वो बाहर जाती, पनौती नौकरानी नंदिनी से जबरदस्ती सारे बर्तन और कपड़े धुलवाती थी। सासू माँ को शक हुआ तो उन्होंने रसोई के डिब्बों के पीछे एक छुपा हुआ कैमरा रख दिया और अगले दिन जैसे ही मंदिर से वापस आती हैं, वो कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग चेक करती हैं। वीडियो में पनौती नंदिनी की कलाई मरोड़ कर उसे ब्लैकमेल कर रही है। रानी देवी का खून खौल जाता है, वो सीधे रसोई में जाती हैं। क्यों री पनौती, मेरी बहू से ये सब काम करवा रही थी? तुझे शर्म नहीं आई? मेरे होते हुए मेरी बहू को टॉर्चर कर रही थी। मालकिन, वो ये पहला चांटा मेरी बहू पर हुक्म चलाने के लिए, ये दूसरा चांटा उसे डराने के लिए, ये तीसरा चांटा उसे ब्लैकमेल करने के लिए। आज के आज तुझे नौकरी से साफ करती हूँ और पुलिस केस अलग से करूंगी। और सुन लो सबके सब, अगर मेरे होते हुए मेरी बहू से किसी ने ऊंची आवाज में बात भी की ना तो जीभ काट लूंगी, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मैं अपने बेटे से उसे कुछ नहीं कहने देती। तुम होते कौन हो? कुछ दिनों बाद सासू माँ ने बहुत प्यार से नंदिनी को 2 दिन के लिए मायके भेजा ताकि वो घूम आए, लेकिन मायके जाते ही नौटंकी भाभी और उसकी माँ ने फिर से नंदिनी को बंधुआ मजदूर बना दिया। उसे पैर दबाए और पूरा घर साफ करवाया। जब प्रिंस उसे मर्सिडीज कार से वापस लेकर आया तो नंदिनी का चेहरा सूखा और उदास था। नंदिनी कमरे में पलंग पर आकर चुपचाप सो जाती है। सासू माँ अंदर आती है और देखती हैं कि नंदिनी के पैर बुरी तरह सूजे हुए हैं। रानी देवी तुरंत गर्म तेल लाती है और खुद बहू के पैरों की मालिश करने लगती है। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरे पैर छू रही हैं, मुझे पाप लगेगा। भले ही मैं तेरी सास हूँ लाली, लेकिन माँ से कम थोड़ी ना हूँ। इस सास के होते हुए तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बता मेरी बच्ची, मायके में क्या हुआ? मुझसे कुछ मत छुपा। मम्मी जी, भाभी और उनकी माँ ने मुझे फिर से बहुत प्रताड़ित किया। अच्छा तो ये बात है। चल लाली, आज तेरे उस अंधे भाई की आंखें मैं खुद खोलती हूँ। रानी देवी ने एक सोची समझी साजिश के तहत नंदिनी को दोबारा मायके भेजा, लेकिन इस बार पीछे से एक लड़के को पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भेज दिया। शाम को जब भाई ढोलक प्रसाद बिजनेस टूर से वापस आया तो नंदिनी आंगन में जबरदस्ती बर्तन मांज रही थी। अरे लाली, तू यहाँ बर्तन मांज रही है? अरे नहीं नहीं अजी, ये तो अपने आप कर रही थी। मैं तो इसे कितनी देर से मना कर रही थी। हाँ दमाजी, ये तो जबरदस्ती काम में लग जाती है। तभी पीछे से सासू माँ रानी देवी ताली बजाती हुई एंट्री लेती हैं। वाह वाह, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम दोनों माँ बेटी ने रंग बदल लिया। अरे समदिन जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का क्या मतलब है? रुक जाओ, अभी दिखाते इस वीडियो को। देखो ढोलक प्रसाद, कैसे तुम्हारी बीवी और सास मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रही हैं। भाई वीडियो देखता है जिसमें नौटंकी और उसकी माँ नंदिनी को मार रही हैं और काम करवा रही हैं। नंदिनी रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है। भैया, जब से माँ गई है इन दोनों ने मेरे मायके को नरक बना दिया था। मुझे पाने के लिए भी तड़पाया। धिक्कार है तुम पर, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। और मम्मी जी, आप इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाइए। सही कहते हैं कि बेटी की माँ को बेटी के घर में दखल नहीं देना चाहिए। तुमने मेरी बहन का मायका नरक बना दिया। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मेरी बहन का मायका तो उजड़ गया था, लेकिन आपने सास के होते हुए इसके ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अब रोना बंद करो ढोलक प्रसाद, मेरी बेटी अब अपने स्वर्ग जा रही है। दोस्तों, माँ के बिना भले ही एक बेटी का मायका नरक बन जाए, लेकिन अगर सासू माँ रानी देवी जैसी हो तो वो ससुराल को भी स्वर्ग बना देती है। क्या आपको भी लगता है कि हर सास को रानी देवी जैसा होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।